सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। आज वीडियो के माध्यम से क्लास 9 जो साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत बायोलॉजी के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस में 3 सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कुछ वीडियो गया है, तो तीनों सब्जेक्ट के बारे में आपको जाननी है। तो आज जो है पहला जो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5, ये चैप्टर 5 है। जिसमें हेडलाइन दिया गया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन का फाउंडेशन, आधार, जीवन का आधार, यानी जो जीवन का आधार है वो, यानी अर्थात हम सेल के बारे में पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहां पर सेल को ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। क्योंकि सेल बना तो लिविंग बना, सेल बन गया तो लिविंग बन गया, यानी सब कुछ सेल के अंदर ही जीवन बना। इसी तरह अगर हम बात करते हैं विकासीय रूप में, अगर हम बात करते हैं तो जीवन की उत्पत्ति, यानी जीवन का जो विकास, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है, वो कहीं ना कहीं सेल जब बना, सेल क्रिएट हुआ और सेल जैसे ही बना जीवों की उत्पत्ति शुरुआत हो गई। यानी हम बात करते हैं सेल के अकॉर्डिंग, छोटी छोटी कुछ बातें करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक सेल के होते हैं, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाएगा। एक सेल वाले जीव होंगे। वो जीव प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है। इसके अलावा यूनिसेलुलर के बाद डायरेक्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हो गया। यानी सबसे पहले यूनिसेलुलर आया और इसी के संदर्भ में मल्टीसेलुलर का भी आगमन हो गया। तो यानी कुल मिला जुला के सेल ही ऐसा है जो जीवन को लाइफ बनाया, जीवन का एक स्ट्रक्चर दिया, जीवन का एक आधार दिया, एक फाउंडेशन दिया। आपको कुछ न कुछ हम पिछले क्लासों में, क्लास 8 में भी आपको बताया गया होगा, जरूर ये लेसन रहा है, सेल का लेसन रहा है कि सेल क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो आपको पता है कि जीवन की शुरुआत सेल से ही हुआ है। यानी जो चीजें शुरुआत करता है, किसी भी अगर बात करते हैं, जो चीजें जिससे शुरुआत होती है, अगर एक से स्टार्ट होता है तो एक यूनिट हो गया, और जीवन सेल से शुरुआत हो गया तो सेल एक यूनिट हो गया। यानी यूनिट का मतलब शुरुआत होना है, उस चीज से शुरुआत हो रही है, इसलिए सेल को यहाँ शुरुआत यानी इनिशिएशन यानी शुरुआती कहा गया। नहीं, इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं कि सेल एक किसी भी लिविंग को बनाने के लिए फाउंडेशन का काम किया। जैसे आप लोगों को बताए होंगे कि सेल का निर्माण, यानी आपको बताया गया हो कि कोई भी चीजें अगर बनी है तो एटम से बनी है। ये तो आम चीजें मालूम है। एक बार पुनः आप जान जाए, समझ लें कि एटम जो बनी है वो कहीं ना कहीं इस एटम से पार्टिकल बना होगा और दूसरा सेल बना होगा। पार्टिकल यानी यहाँ पर मैटर की व्यवस्था किया गया होगा, मैटर बना होगा, और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होगा। यानी दोनों, यानी पार्टिकल के केस में हो चाहे सेल के केस में, ये दोनों ही कहीं ना कहीं शुरुआती एटम से ही बना होगा। तो हमको आपको बताना है कि सेल बना तो सेल की, ये अगर एक सेल का जीव है तो वो लिविंग हो गया, लेकिन जैसे ये सेल में डिवीजन हो गया,
सेल डिवीजन जिसको कहते हैं, सेल डिवीजन हुआ तो ये सेल की संख्या बढ़ी, और सेल की संख्या के साथ साथ सेल का एक ग्रुपिंग हो गया, ग्रुपिंग ऑफ द सेल, और उस एवज में वहाँ पर एक विशेष प्रकार की विशेष स्टेप बनाया, विशेष अवस्थाएं बनाया, जिसको आप लोग टिश्यू बोलते हो, ऊतक बोलते हो, जो बॉडी की जगह जगह सेल की ग्रुपिंग करके बनाया गया है। और ये टिश्यू जो है कंप्लीट होने के बाद एक आर्गन बना दिया, एक विशेष आर्गन बना दिया जो काम कर रहा है बॉडी के अंदर। और ये आर्गन, बहुत सारे आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बना दिया, और ये आर्गन सिस्टम हमेशा काम कर रही है, तो वो ऑर्गेनिज्म जीवित है, ऑर्गेनिज्म हो गया, वो ऑर्गेनिज्म हम कहेंगे। इस तरह जो देखा जाए तो शुरुआत किससे हो गया? सेल से हुआ। सेल से शुरुआत हुआ तभी एक ऑर्गेनिज्म बना, यानी इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेल का खोज किसने किया है, जो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम होगा कि रॉबर्ट हुक ने खोज किया था, शायद 1665 ईस्वी की बात किया जाए। उन्होंने लकड़ी यानी वुड, लकड़ी, जिसको लकड़ी में पाया जाने वाला सेल्यूलोज यानी कार्क, जिसमें लिविंग मटेरियल हो उस पेड़ के अंदर, उस प्लांट के अंदर, उस भाग को लिया जिसको हम लोग कार्क कहेंगे, कार्क कैम्बियम कहते हैं, उस कार्क को लिया और स्लाइड बनाया। स्लाइड कैसे बनता है ऑलरेडी आपको बताया गया होगा, उस टाइप की स्लाइड बनाए, और स्लाइड बना कर खुद बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, खुद बनाए हुए माइक्रोस्कोप के माध्यम से उस सेल को, उस छोटे से भाग को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा, तो उसमें देखा कि बहुत छोटे छोटे बॉक्स है, तो उसने उस बॉक्स को लिटिल बॉक्स के नाम से जाना गया, वहाँ लिटिल बॉक्स बताया गया, लेकिन कहा गया था कि वो हॉनीकैब की तरह है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह कंपार्टमेंट बीच बीच में बना हुआ है। तो उसी को उसने बताया कि यही छोटे छोटे सेल हैं, जो ये सारा प्रयोग, सारा अनुसंधान रॉबर्ट हुक ने, विशेष प्रकार के बुक उनके हैं जो बुक में लिखा है, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। आप माइक्रोग्राफिया बुक के माध्यम से जरूर आप डिटेल जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ें आज नेटवर्क ने ऑनलाइन तो हो ही चुका है। बात तो किया जाए तो शिक्षा तो आपको बड़े आसानी से घर में मिल सकता है, आज ऑनलाइन के माध्यम से देखा जाए तो दुनिया की ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपके मोबाइल यानी ऑनलाइन में नहीं है। बात ये है कि उस बात को आप समझोगे कैसे। मान लीजिए वीडियो के माध्यम से आपको कोई चीज़ सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो आप सुन रहे हो, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया आप नहीं देंगे, ना हम आपकी प्रतिक्रिया को सुनेंगे। तो बात इसी को करना है कि आप समझदार बनो, आप आदती बनो, पढ़ाई की आदती बनोगे तो कुछ भी वीडियो देखकर, दुनिया भर की वीडियो है, कहीं से भी एक से एक विशेष वीडियो है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, बस समझना आना चाहिए, देखकर उसको समझना आना चाहिए और आगे की पढ़ाई में आगे जोड़कर उसको पढ़ना चाहिए। फिलहाल आगे हम बात करते हैं, थोड़ी सी बातें हो गई थी, ऐसी तैसी बात होनी चाहिए, क्योंकि आप पास तो नहीं हो पर आपकी आत्मा है मेरे पास, और आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। तो बात हम फिर आगे बढ़ाते हैं कि सेल की तो खोज रॉबर्ट हुक ने कर दिया, और आपको ये भी मालूम होगा कि सेल यानी सबसे बड़ी बात है कि आपको ओनियन पील के स्ट्रक्चर को देखे होंगे, नील पील की स्लाइड बनाए होंगे, तो आप देखे होंगे कोई मकान ईंटों का बनी होती है, तो इस टाइप के इस तरह की ईंटें बनी होती है, और ईंटों की तरह मकान बना, और इस तरह का ये सेल होता है, अरेंजमेंट होता है, जिसको ओनियन पील की बात करें, ओनियन पील में ऐसे दिखाई देता है, यानी ये कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट यानी एक ये सेल है, एक छोटे से भाग लेकर उनमें देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे सेल हैं, बहुत सारे सेल हैं। और ये भी बात है कि सेल की जो स्ट्रक्चर है, शेप है, साइज है, वो अलग अलग होता है, भले सबका फंक्शन एक है, किसी भी सेल का शेप साइज भले बदल जाए, लेकिन उसका जो कहीं ना कहीं फंक्शन वो सेम होगा, यानी जो एक सेल का वर्क होगा वो सारे सेल के अंदर वही वर्क, यानी एक सेल के अंदर जो रचनाएं होंगी वो सारी सेल की रचनाएं होंगी। यानी कहने का मतलब किसी भी सेल के अंदर तीन पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, थ्री पार्ट इन सेल, फाउंड इन सेल बताया गया होगा। इसको बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है कि सपोज दैट यानी कोई सेल है, हम कॉमनली प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को बताते हुए क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, क्या
चीज़ें दोनों में पाया जाता है या क्या चीज़ें दोनों में नहीं पाया जाता, उसका एक मेंशन हो जाएगा। जनरली आप जानते होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक कॉमन हम बात आपसे करना चाहते हैं कि किसी भी सेल के अंदर यानी सेल के पाए जाने वाली चीज़ें क्या क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात है, पहले हम बाउंड्री लाइन की बात करते हैं। ये बाउंड्री लाइन है जिसको हम जनरली यानी कॉमन बात करेंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन, आप सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये सेल मेम्ब्रेन को बोला गया है कि ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, मिएबल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट ये मेम्ब्रेन है क्योंकि सिलेक्शन करता है, चीज़ों को सेलेक्ट करेगा तभी वो आर पार कराएगा। वो आर पार कराने की व्यवस्था है, विशेष व्यवस्था है जो आर पार कराने के लिए विशेष व्यवस्था होती है। वो प्रक्रियाएं होती हैं, फिजिकली प्रक्रियाएं होती हैं जिसको हम ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के माध्यम से उसको पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस केवल वाटर को आर पार कराने की क्रिया को कहते हैं, और डिफ्यूजन जो गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, आयंस है, तमाम चीज़ें यानी पानी को छोड़कर जितने भी चीज़ें आर पार हो रही है एक सेल से दूसरे सेल में, किसके माध्यम से? सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं दो प्रक्रियाएं हमेशा रहेगी, चलेगी, वो डिफ्यूजन चलेगा और ऑस्मोसिस चलेगा। समय के अनुसार इसको बताया जाएगा। ये शब्दों को ध्यान में रखिएगा, ये शब्दों को दोबारा इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो आगे सुनते हैं फिर। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एक साथ बहुत सारे नाम जानती है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये 3 नाम हो गया। ये जो दोनों में कॉमन होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, दोनों में कॉमन होती है। प्लांट सेल में देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन के पहले पाया जाता है सेल वॉल पाया जाता है, यानी ये भी आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ इसको हम बोल सकते हैं सेल वॉल पाया जाता है, जो प्लांट के अंदर पाई जाती है, प्लांट के अंदर पाई जाती है। एनिमल के अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाती क्योंकि सेल वॉल प्रोटेक्टिव होता है, क्योंकि प्लांट जो है आपके बाहर रहती है, हर चीज़ों से वो सामना करता है, बरसात से सामना करता है, धूप से सामना करता है, तमाम चीज़ों से सामना करता है। इसलिए उसकी सेल जो है मजबूत होनी चाहिए, उसकी बॉर्डर लाइन बहुत मजबूत होनी चाहिए, ये सेल वॉल। और ये सेल वॉल एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। उस कार्बोहाइड्रेट को नाम है, कार्बोहाइड्रेट से बनी है, वो कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज के नाम से जाना जाएगा, सेल्यूलोज के नाम से जाना जाएगा। ये सेल्यूलोज से बना हुआ सेल वॉल होता है जो काफ़ी मजबूती देता है सेल को, और इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इन बाउंड्री लाइन के बारे में अभी आपको बताया गया है। एंड जस्ट स्पेस, जो इसके बीच में स्पेस है, जगह है, उस जगह में बहुत सारे तरल पदार्थ जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ उसमें सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन्स, जिसमें सेल इंक्लूजन में आपको वैक्यूल्स, ये सभी मिले होते हैं। यानी एक साथ इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी दूसरा साइटोप्लाज्म के नाम से आया। यानी फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट पार्ट, यानी आप अलग से दिखाया जा सकता है। यानी फर्स्ट पार्ट आपको बताया गया होगा सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल लिख सकते हैं। दूसरा बात किया गया था साइटोप्लाज्म, एक साथ बात किया गया जिसमें बहुत सारे चीज़ें शामिल होती है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल इंक्लूजन है, लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग मटेरियल, वैक्यूल्स, तमाम चीज़ें पाए जाते हैं इस साइटोप्लाज्म में। यानी एक साथ इसको साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं। एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस, जो सेल के डायरेक्शन, सेल को दूसरे सेल में बदलने के लिए या इस सेल से दूसरा सेल बनाने के लिए, दूसरे सेल में को बदलने की प्रक्रिया को लाने के लिए न्यूक्लियस काम करती है। क्योंकि न्यूक्लियस इज ए जेनेटिक मटेरियल, यानी कहने का मतलब
जैसा सेल होगा वैसे ही आगे चलकर वो सेल बनाएगा, क्योंकि जैसा सेल है यानी जैसा सेल की आकृति है या जैसा सेल का रवैया है, वो सारा गुण इस न्यूक्लियस यानी इस न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम यानी इस न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। और इसी क्रोमोसोम के अंदर सारे गुण मौजूद होते हैं कि कैसा सेल बनेगा या कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो सब इसके ऊपर निर्भर करता है। यानी यह सीधे सीधे जो नया सेल बन रही है उसका वो मैनेजमेंट कर रहा है, ये न्यूक्लियस उसका मैनेजमेंट करता है। इसलिए हम ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये मैनेजर ऑफ द सेल, इसका नाम उपनाम दे सकते हैं कि मैनेजर ऑफ द सेल, यानी सेल को बनाने का काम करता है। इस तरह जो है आप देख रहे हैं सेल के 3 भाग, जो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये 3 मुख्य भाग है। अब बारी बारी से सेल मेम्ब्रेन का वर्क कैसा क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, वो आप पढ़ोगे। इसके बाद साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक यानी मेटाबॉलिक का मतलब बार बार समझ लेना कि वो केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन करने के हिसाब से वो बना हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के आधार पर वो सेल ऑर्गेनेल्स इस साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का भंडार है, एनर्जी बनाता है। राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन बनाने का काम करता है। यानी प्लास्टिड की बात करते हैं तो क्लोरोफिल जो प्लांट में पाया जाता है केवल वहाँ पर भोजन बनाने का काम करता है। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो इस तरह आज का जो टॉपिक है मैं यहीं तक रोक रहा हूँ। इतनी वीडियो को बड़े सावधानी से, बड़े ही एकाग्रता से देखिएगा, जानिएगा और अपने बुक के माध्यम से टैली करिएगा, मैचिंग करिएगा और पढ़िएगा। पढ़ेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए बस, थैंक्स।